अगर ये मान लिया जाए कि इस ग्रह के असली शासक इंसान नहीं है, तो शायद पहली बार में ये बात गले न उतरे। हाँ, पहली बार सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा ही लगता है। बिल्कुल। लेकिन जरा एक पल के लिए इस विचार पर गौर किया जाए। हमारे कंक्रीट के शहरों और सड़कों के ठीक नीचे मिट्टी की परतों के बीच एक ऐसा प्राचीन और अदृश्य साम्राज्य धड़क रहा है जिसकी आबादी इंसानों की कुल संख्या से अरबों गुना ज्यादा है। और मजे की बात यह है कि ये कोई अलग-अलग जीव नहीं है, बल्कि ये एक सुपर ऑर्गेनिज्म है। सही कहा। आज की इस गहरी छानबीन में हम इसी रहस्यमयी दुनिया के दरवाजे खोलने वाले हैं, जहां कोई अकेला व्यक्ति नहीं है, बल्कि हर सदस्य एक विशाल एकीकृत मशीन का एक छोटा सा पुर्जा है। एक ऐसा महाजीव जिसका पूरा डिजाइन ही हैरतअंगेज है। लेकिन इससे पहले कि हम इस रोमांचक और रहस्यमयी दुनिया की गहराइयों में गोता लगाएं, मेरी श्रोताओं से एक छोटी सी गुजारिश है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस चर्चा को लाइक और कमेंट करके अपना भरपूर सपोर्ट दिखाएं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आज जो तथ्य सामने आने वाले हैं वो सच में होश उड़ा देने वाले हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा आंकड़ा जो सोचने की क्षमता को ही शून्य कर देता है। दिए गए स्रोतों के अनुसार पृथ्वी पर मौजूद इन जीवों की कुल अनुमानित संख्या 20 क्वाड्रिलियन है। 20 के आगे 15 शून्य। हाँ, 20 क्वाड्रिलियन। मतलब हम बात कर रहे हैं चींटियों की। आज का हमारा मिशन ही यही है कि इन छोटे जीवों के साम्राज्य, उनकी वास्तुकला, युद्ध नीति और उनके इस सुपर ऑर्गेनिज्म होने के विज्ञान को डीकोड किया जाए। इस पूरे विषय में जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो ये है कि जब भी कोई एक अकेली चींटी नजर आती है तो वास्तव में वो कोई एक स्वतंत्र जीव नहीं होती। मतलब वे व्यक्तिगत रूप से फैसले नहीं लेती? बिल्कुल नहीं। उनका पूरा वजूद एक सामूहिक चेतना के हिस्से के रूप में काम करता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जिस तरह हमारे शरीर में अलग अलग कोशिकाएं मिलकर एक जीवन को चलाती हैं, ठीक वैसे ही लाखों चींटियां मिलकर एक ही विशाल जीव या कह लें सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह काम करती हैं। हर एक कदम, हर एक गतिविधि सिर्फ अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए। हाँ, अकेले उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और मैं पढ़ रही थी कि इस सामूहिक शक्ति का इतिहास कोई चंद सदियों पुराना नहीं है। अगर विकासवाद के नजरिए से देखा जाए तो चींटियों ने डायनासोरों के युग को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। क्रिटेशियस काल की बात कर रही है ना आप? हाँ, क्रिटेशियस काल। उस महाविनाश और उल्कापिंड के हमले को भी ये मात दे गई जिसने धरती से विशालकाय डायनासोरों का नामो निशान मिटा दिया था। स्रोतों में ब्राजील में खोजे गए एक हेल एंट यानी नरक की चींटी के जीवाश्म का जिक्र है। वो जीवाश्म जो 113 मिलियन वर्ष पुराना है? बिल्कुल। और उसके जबड़ों की संरचना, मतलब वो किसी दराती या तेज धार वाले हथियार जैसी थी, जो ऊपर की तरफ उठकर अपने शिकार को सीधा भेद देते थे। सोचिए, उस प्राचीन काल से लेकर आज तक अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर इनका साम्राज्य है। आज इनकी 13,800 से अधिक ज्ञात प्रजातियां मौजूद हैं। 13,800। ये संख्या अपने आप में इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि वे इवोल्यूशन या विकास के पैमाने पर कितनी सफल रही हैं। और उनकी इस सफलता का एक बहुत बड़ा कारण उनकी शारीरिक संरचना भी तो है। 100%। उनकी शरीर रचना एक अभूतपूर्व जैविक मशीन की तरह है। उनके पास एक्सोस्केलेटन होता है, यानी एक बाहरी कंकाल जो काइटिन से बना होता है। सही। हाँ, ये एक अभेद्य बाहरी कवच है जो उनके नाजुक अंगों को सुरक्षित रखता है और उनकी मांसपेशियों को अंदर से सहारा देता है। इसी वजह से वे अपने वजन से कई गुना अधिक भार उठा पाती हैं। और उनकी आंखें, कंपाउंड आइज का विज्ञान भी तो बहुत खास है। बिल्कुल। उन आंखों में सैकड़ों छोटे छोटे लेंस होते हैं। ये लेंस प्रकाश और गति को पलक झपकते ही पकड़ने में माहिर होते हैं। तभी वे अपने आसपास के हर छोटे बदलाव को तुरंत भांप लेती हैं। हाँ, और जब हम उनकी इस जैविक मशीनरी और गति की बात करते हैं तो ट्रैप जॉ चींटी का जिक्र आना लाजमी है। अरे हाँ, ट्रैप जॉ चींटी प्रकृति की एक ऐसी जैविक गुलेल जो भौतिकी के नियमों को ही चुनौती दे देती है। सुनने वालों को हैरानी होगी कि इस चींटी के जबड़े बंद होने की अधिकतम गति 230 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। 230 किलोमीटर प्रति घंटा। और शिकार पर हमला करने में इन्हें मात्र 130 माइक्रोसेकंड लगते हैं। 130 माइक्रोसेकंड मतलब आंख झपकने से भी कई गुना तेज। और ये सिर्फ मांसपेशियों से संभव नहीं है। तो फिर ये काम कैसे करता है? ये चींटी अपने जबड़ों को एक स्प्रिंग की तरह लॉक कर लेती है। इससे उनमें अपार काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा जमा हो जाती है। और जैसे ही कोई शिकार उनके सेंसरी बालों को छूता है, वो लॉक खुल जाता है। एकदम सही।
और जबड़े एक धमाके के साथ बंद होते हैं। ये ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि कई बार वे इसका इस्तेमाल ज़मीन पर प्रहार करके खुद को हवा में उछालने के लिए भी करती हैं ताकि खतरे से बच सकें। एक छोटे से जीव में इतना कमाल का मैकेनिज्म, ये साबित करता है कि उन्होंने प्रकृति के नियमों को अपने लिए पूरी तरह ढाल लिया है। लेकिन ये सारी ताकत, ये विकासवाद, ये सब एक केंद्रीय धुरी के इर्द गिर्द घूमता है। उनकी कॉलोनी की धड़कन, उनकी रानी। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अक्सर कहानियों में यही सुना जाता है कि रानी चींटी एक शासक है जो सबको निर्देश दे रही है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। रानी कोई हुक्मरान या तानाशाह नहीं है। मतलब वो आदेश पारित नहीं करती। बिल्कुल नहीं। वह पूरी कॉलोनी का केवल एक प्रजनन केंद्र है, एक रिप्रोडक्टिव मैट्रिक्स। सारा भविष्य उसी बटे का होता है। ये हुक्मरान वाली बात सच में एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ती है। उसका काम सिर्फ अंडे देना है। और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है रानी चींटी की उम्र। 30 वर्ष तक। हाँ, एक रानी चींटी 30 वर्ष तक जी सकती है। अगर समान आकार के अन्य अकेले रहने वाले कीड़ों से तुलना की जाए तो ये उम्र लगभग 100 गुना अधिक है। किसी कीड़े का 30 साल तक जीवित रहना जीव विज्ञान में किसी चमत्कार से कम नहीं है। और इस लंबी उम्र को सुनिश्चित करने के लिए ही पूरी कॉलोनी का ढांचा एक कड़े श्रम विभाजन पर आधारित होता है ना। और इस समाज में हर किसी की भूमिका जन्म से ही तय होती है। कॉलोनी में हजारों या लाखों बांझ मादा वर्कर होती हैं जिन्हें एरगेट्स कहा जाता है। और कुछ सैनिक चींटियां भी होती हैं। हाँ, डायनागेट्स। ये सभी जेनेटिक रूप से रानी के समान ही होते हैं, लेकिन वे अपना पूरा जीवन सिर्फ रानी और अंडों की रक्षा के लिए समर्पित कर देते हैं। उनका अपना कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता। वे रानी की सेवा में अपनी जान तक दे देती हैं। क्योंकि रानी के बिना कोई नई पीढ़ी नहीं आ सकती, साम्राज्य का अंत तय है। ये सब सुनकर एक सवाल जहन में आता है। एक ऐसा समाज जहां लाखों सदस्य हैं, कोई बॉस नहीं है जो निर्देश दे रहा हो, और अधिकांश चींटियां अंधेरे में काम कर रही हैं, जिनमें से कई अंधी हैं। बिना नक्शे के तालमेल कैसे बिठाती हैं? बिल्कुल। वो आपस में संवाद कैसे करती हैं? इसका जवाब बहुत ही शानदार है, फेरोमोन। ये रसायनों पर आधारित एक खामोश और बेहद जटिल भाषा है। सिर्फ एक गंध नहीं, बल्कि रसायनों का एक पूरा शब्दकोश। हाँ, एक तरह का उन्नत कोडिंग सिस्टम। जब कोई चींटी भोजन खोज लेती है तो वो वापस लौटते हुए जमीन पर ट्रेल फेरोमोन की एक रेखा खींचती है। और क्योंकि ये रसायन जल्दी वाष्पित होता है, तो जो रास्ता सबसे छोटा होता है वहां महक सबसे तेज होती है। एग्जैक्टली, क्योंकि वहां से चींटियां सबसे जल्दी वापस लौटती हैं। इसी महक का पीछा करते हुए बाकी वर्कर्स सबसे छोटे रास्ते को खोज लेती हैं। और खतरे के समय उसके लिए अलार्म फेरोमोन होता है। हवा में ये रसायन छोड़ते ही आसपास की चींटियां आक्रामक होकर खतरे की तरफ दौड़ने लगती हैं। इसके साथ ही रिक्रूटमेंट फेरोमोन भी तो होता है, जो बड़े शिकार या घोंसला बनाने के लिए मदद मांगने के काम आता है। हाँ, और इसी रासायनिक कोडिंग के दम पर वे दुनिया के सबसे कुशल आर्किटेक्ट बन गई हैं। उनकी भूमिगत वास्तुकला सच में लाजवाब है। उनके नेटवर्क में ताज़ी हवा के लिए वेंटिलेशन सिस्टम होता है। और इतना ही नहीं, वे अपनी सुरंगों के वेंट्स को दिन और रात के तापमान के हिसाब से खोलती और बंद करती हैं, ताकि घोंसले का सटीक तापमान नियंत्रित रहे, जो अंडों और फंगस की खेती के लिए जरूरी है। ये तो किसी वातानुकूलित इमारत को टक्कर देने वाली बात हो गई। बिल्कुल। कुछ प्रजातियां तो पॉलीडोमस नेटवर्क बनाती हैं, मतलब जमीन के नीचे कई किलोमीटर तक फैले घोंसले जो सुरंगों से जुड़े होते हैं। लेकिन इस सहयोग की सबसे चरम सीमा तो अर्जेंटीना चींटी के नेटवर्क में देखने को मिलती है, जिसे सुपर कॉलोनी कहा जाता है। हाँ, वो वैश्विक नेटवर्क। आनुवंशिक समानता के कारण यूरोप, अमेरिका और जापान में फैली ये चींटियां एक ही परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। ये सच में इंसान की सोच के दायरे को बढ़ा देता है। मतलब अगर यूरोप की किसी अर्जेंटीना चींटी को कैलिफोर्निया छोड़ दिया जाए तो वे लड़ेंगी नहीं? बिल्कुल नहीं। वे एक दूसरे के फेरोमोन को पहचान लेंगी और अपने परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लेंगी। बिना किसी सीमा के इतना सहयोग तो इंसानों में भी नहीं दिखता। लेकिन एक और सवाल है, इतने बड़े नेटवर्क प्राकृतिक आपदाओं का सामना कैसे करते हैं? आपदाओं के समय ही तो इनकी इंजीनियरिंग का सबसे शानदार प्रदर्शन होता है। फायर चींटियों का उदाहरण ही ले लीजिए। बाढ़ के समय वाला। हाँ, जब अमेज़न या अन्य क्षेत्रों में बाढ़ आती है और उनके घर डूबने लगते हैं तो पूरी कॉलोनी, रानी, अंडे, वॉकर सब एक दूसरे को जबड़ों और पंजों से जकड़ लेते हैं और एक वाटरप्रूफ बेड़ा तैयार कर लेते हैं। और ये कोई साधारण बेड़ा नहीं है। इसके पीछे प्लास्ट्रॉन नाम की भौतिक घटना काम करती है, जो उनके शरीर के बालों में हवा को फंसा लेती है। बिल्कुल। लाखों चींटियां जब जुड़ती हैं तो हवा के बुलबुले फंस जाते हैं जो उन्हें डूबने से बचाते हैं।
पानी उन्हें छू भी नहीं पाता। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस पूरी कॉलोनी को बेड़े में बदलने में महज 100 सेकंड लगते हैं। सिर्फ 100 सेकंड में एक जीवित जीवन रक्षक नौका जो महीनों तक तैर सकती है। प्रकृति का सबसे उन्नत आपातकालीन रिस्पॉन्स सिस्टम। लेकिन उनका कौशल सिर्फ आपदा प्रबंधन तक सीमित नहीं है, कृषि की भी तो बात करनी होगी। हाँ, इंसान सोचता है कि कृषि उसकी खोज है, लेकिन चींटियों ने इंसानों से लाखों साल पहले ही खेती शुरू कर दी थी। लीफ कटर चींटियों के बागान, वे पेड़ों से पत्तियां काट कर लाती हैं, पर उन्हें खुद नहीं खाती। क्योंकि वो पत्तियां जहरीली होती हैं। वे उन्हें चबाकर एक पेस्ट बनाती हैं और उस पर फंगस उगाती हैं। भूमिगत फंगस के बागान, फंगस जहर खत्म करता है और बदले में पोषक तत्व देता है। और वे अपने बागान की सफाई भी करती हैं। हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करती हैं। एक पूरी कृषि अर्थव्यवस्था। और पशुपालन भी तो है, एफिड्स को पालना। हाँ, प्रकृति की गायें, चींटियां इन एफिड्स को सहलाती हैं, जिससे हनीड्यू नाम का मीठा रस निकलता है, जो ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। और बदले में चींटियां लेडीबग जैसे शिकारियों से उन एफिड्स को बचाती हैं, बारिश में छुपाती हैं। सिम्बायोसिस या सहजीवन का बेहतरीन उदाहरण है ये। लेकिन जहां इतना उन्नत समाज है, वहीं इस भूमिगत दुनिया का एक बेहद खौफनाक और स्याह पहलू भी है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। आप ड्यूलोसिस की बात कर रही हैं ना? हाँ, दास प्रथा, प्रकृति का डार्क साइड। स्लेव मेकर चींटियां अपना साम्राज्य दूसरों के श्रम पर खड़ी करती हैं। उनके जबड़े इतने घातक हो गए हैं कि वे खुद खाना भी नहीं खा सकती, सिर्फ लड़ सकती हैं। और इसलिए वे पड़ोसी कॉलोनियों पर हमला करती हैं, प्रोपेगेंडा फेरोमोन छोड़कर दहशत फैलाती हैं। और इस अफरा तफरी में बड़ी चींटियों को मारकर उनके प्यूपा यानी कुकून में बंद बच्चों को चुरा लेती हैं। एक ही सीजन में 14,000 प्यूपा तक चुराए जाते हैं। 14,000। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें चुराया गया है। वे अपहरणकर्ताओं की कॉलोनी को ही अपना घर मानकर जीवन भर उनकी सेवा करते हैं। एक ऐसा भ्रम जो कभी टूटता ही नहीं। लेकिन इन स्लेव मेकर चींटियों से भी बड़ा एक खतरा है जो पूरे सुपर ऑर्गेनिज्म को खत्म कर सकता है। ओफियोकॉर्डिसेप्स, ज़ॉम्बी फंगस। ये नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सच में किसी हॉरर फिल्म जैसा है। जब कोई चींटी इस फंगस के बीजाणुओं या स्पोर्स के संपर्क में आती है तो फंगस उसके शरीर में घुस जाता है और खमीर की तरह बढ़ने लगता है ना। हाँ, और फिर वो चींटी के रसायनों को नियंत्रित करके उसका दिमाग हैक कर लेता है। मतलब चींटी अब अपनी रानी की नहीं सुनती, वो फंगस की गुलाम बन जाती है। बिल्कुल। फंगस उसे कॉलोनी से दूर किसी पौधे पर चढ़ने को मजबूर करता है और सटीकता देखिए, जमीन से ठीक 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, जहां फंगस के पनपने के लिए नमी और तापमान एकदम सही होता है। और दोपहर के समय चींटी पत्ती के मुख्य नस को अपने जबड़ों से जकड़ लेती है, जिसे डेथ ग्रिप कहते हैं। और वहीं उसकी मौत हो जाती है। लेकिन असली डरावना खेल तो इसके बाद शुरू होता है। हाँ, कुछ दिनों बाद चींटी के सिर को फाड़कर फंगस का एक लंबा डंठल बाहर निकलता है। और जब वो पक जाता है तो नीचे हवा में लाखों नए घातक बीजाणु छोड़ देता है। नीचे से गुजरने वाली पूरी कॉलोनी इसकी चपेट में आ सकती है। एक छोटे से फंगस ने इतने बड़े जीव को काबू करने का निर्मम तरीका ढूंढ लिया है। विनाश का ये चक्र तो चलता रहता है, लेकिन नए साम्राज्य की शुरुआत कैसे होती है? न्यूपचल फ्लाइट या वैवाहिक उड़ान के जरिए। हाँ, बारिश के बाद जब मौसम अनुकूल होता है, पुरानी कॉलोनी से हजारों पंख वाली कुंवारी रानियां और नर उड़ान भरते हैं। हवा में ही संभोग होता है और उसके तुरंत बाद नर चींटी मर जाता है, क्योंकि उसका जीवन केवल उसी एक उड़ान के लिए था। लेकिन रानी का असली संघर्ष तो अब शुरू होता है। वह जमीन पर गिरकर अपने पंख तोड़ देती है, क्योंकि अब उसे कभी नहीं उड़ना है। और मृत्यु दर का आंकड़ा बहुत खौफनाक है यहाँ। लाखों रानियों में से औसतन केवल एक ही रानी नई कॉलोनी बना पाती है। बाकी सब शिकारियों का भोजन बन जाते हैं। जो एक बचती है वो खुद को बिल में बंद करके अपने पंखों की मांसपेशियों को पचाकर ऊर्जा लेती है। और जब पहली पीढ़ी के वर्कर आ जाते हैं तब जाकर वो पूरी तरह अंडा देने वाली मशीन बन जाती है। एक रानी की इसी इच्छा शक्ति पर एक विशाल भूमिगत शहर खड़ा होता है। लेकिन जब वो रानी मर जाती है तो क्या होता है? रानी की मृत्यु उस सुपर ऑर्गेनिज्म के दिल के धड़कना बंद कर देने जैसा है। तो क्या अचानक अफरा तफरी मच जाती है? नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं होती। पुरानी चींटियां अपना काम करती रहती हैं, लेकिन क्योंकि नए अंडे नहीं आ रहे तो धीरे धीरे वर्कर मरने लगती हैं। और कोई नई पीढ़ी उनकी जगह लेने के लिए नहीं होती। कुछ ही महीनों में वो लाखों की आबादी वाला साम्राज्य वीरान हो जाता है।
एक गहरी खामोशी में दफन। एक खामोश अंत। लेकिन किसी एक कॉलोनी के खत्म होने से इस ग्रह पर चींटियों के प्रभाव में कोई कमी नहीं आती। बिल्कुल नहीं। वे केवल कीट नहीं हैं, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के मजबूत स्तंभ हैं। वे मिट्टी को उलट पुलट कर उपजाऊ बनाती हैं, बीजों को फैलाकर नए जंगल उगाती हैं और मरे हुए जीवों को खाकर सफाई करती हैं। उनकी असल ताकत का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर की चींटियों का वैश्विक बायोमास लगभग 12 मेगाटन है। 12 मेगाटन? अगर एक तराजू पर सभी जंगली पक्षियों और स्तनधारियों को रखा जाए और दूसरे पर सिर्फ चींटियों को, तो चींटियों का वजन ज्यादा होगा। ये ग्रह शेरों या हाथियों का नहीं, असल में चींटियों का है। इंसान केवल सतह पर रह रहा है, जबकि असली मशीनरी पैरों के नीचे काम कर रही है। जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगा। अगर लाखों चींटियां बिना किसी नक्शे या नेता के केवल रसायन के सहारे एक सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह काम कर सकती हैं, तो क्या उनके पास कोई सामूहिक चेतना है? हाँ, क्या बुद्धिमत्ता का मतलब केवल एक बड़ा दिमाग होना है, या लाखों छोटे दिमागों का नेटवर्क बनकर सोचना अधिक उन्नत बुद्धिमत्ता है? यह निश्चित रूप से प्रकृति में हमारे स्थान पर दोबारा विचार करने पर मजबूर कर देता है। क्या अकल्पनीय दुनिया है ये। बिल्कुल। तो अगर आज की इस गहरी छानबीन से कुछ नया और हैरत अंगेज सीखने को मिला है, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इस चर्चा को लाइक करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस भूमिगत दुनिया का कौन सा राज सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। क्या वो 100 सेकंड वाला वाटरप्रूफ बेड़ा था, दास प्रथा की क्रूरता थी, या दिमाग को हैक करने वाला ज़ॉम्बी फंगस? श्रोताओं के हर एक विचार का इंतजार रहेगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर हमारी अगली छानबीन तक हमारे साथ जुड़े रहें।